प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका एक बार पुनः स्वागत है। राजनीति विज्ञान बीए पार्ट सेकेंड ईयर में भारत के राष्ट्रपति पद पर हम पिछले कुछ कक्षाओं में चर्चा कर चुके हैं। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रपति पद से संबंधित शक्तियाँ और अधिकारों के बारे में हम बात करेंगे। कुछ चर्चा इसके संदर्भ में पिछली क्लास में भी पिछले वीडियो में भी हमने की थी। भारत के राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ वैसे तो कोई विशेष विभाजन संविधान नहीं करता है, लेकिन हम अपने समझ के दृष्टिकोण से और अपने याद रखने के दृष्टिकोण से, स्मरण करने के दृष्टिकोण से दो मोटे भागों में इनका विभाजन करते हैं। सामान्य काल में राष्ट्रपति की शक्तियाँ और अधिकार और आपातकाल में राष्ट्रपति के अधिकार, शक्तियाँ और कार्य। सामान्य काल में राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियों में राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियाँ और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ दोनों पर पिछले वीडियो में हमने विस्तार से बातचीत करने का प्रयास किया था, जिसमें राष्ट्रपति की कार्यपालक शक्तियों में राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च कार्यपालक हैं और राष्ट्रपति के पास में सबसे महत्वपूर्ण कार्यपालक शक्तियाँ मौजूद हैं। भारत का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाता है। राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष हैं और इस नाते विदेशों में जो भी विदेशों के साथ में संधि, समझौते, प्रस्ताव, लेन देन जो भी है वो सब राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। यद्यपि कार्यकारी एजेंसियां प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होता है, क्योंकि हमारे संविधान का ढांचा संसदीय परंपरा पर आधारित है, इसीलिए वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री हैं और नामात्र के प्रधान राष्ट्रपति हैं। यद्यपि संवैधानिक रूप से समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित हैं। इसमें महत्वपूर्ण नियुक्ति की शक्तियाँ हैं। नियुक्ति की शक्तियों में हमने चर्चा किया था कि सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री के नियुक्तिकर्ता माने गए हैं और प्रधानमंत्री की सिफारिश पर अन्य मंत्रियों के नियुक्तिकर्ता हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण संघीय पदों पर नियुक्तियां भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, जैसे राज्यों के राज्यपालों की नियुक्तियां, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्तियां, भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त और अन्य सतर्कता आयुक्तों की नियुक्तियां, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यायवादी की नियुक्ति, भारत के मुख्य लेखा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसे संक्षेप में हम के कहते हैं, उनकी नियुक्ति, और बहुत सारे आयोगों की नियुक्ति, जैसे वित्त आयोग की नियुक्ति और भी भाषा आयोग की नियुक्ति और अन्य आयोग जो संसद समय समय पर गठित करती है उनके सदस्यों की नियुक्तियां, अध्यक्षों की नियुक्तियां, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्तियां, या दो से अधिक राज्यों के जो सम्मिलित आयोग बने हों उनके अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्तियाँ। ये इनके अलावा न्यायिक नियुक्तियाँ भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो कुछ लेखकों ने इसका विभाजन न्यायिक अधिकारों के तहत किया हुआ है और कुछ लेखकों ने इनका विभाजन जो है नियुक्तियों के तहत किया हुआ है। बिंदु कोई सा भी हो, मुख्य मुद्दा यही है कि उच्चतम न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी भारत के प्रधान न्यायाधीश की नियुक्ति और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियाँ, राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां और उच्च न्यायालयों के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। राष्ट्रपति के कार्यालय से उनकी नियुक्ति का वारंट जारी किया जाता है। यद्यपि ये सारी की सारी नियुक्तियां कैबिनेट के प्रस्तावों के तहत होती है, लेकिन संवैधानिक रूप से नियुक्तिकर्ता राष्ट्रपति माने जाते हैं। इस प्रकार महत्वपूर्ण कार्यपालक शक्तियाँ राष्ट्रपति प्रयोग में लाते हैं, जिनकी चर्चा हमने कल की थी। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण विधायी शक्तियाँ भी राष्ट्रपति प्रयोग में लाते हैं, जैसे सदनों को संदेश भेजते हैं। राष्ट्रपति प्रत्येक सदन को संदेश देता है। राष्ट्रपति अभिभाषण दोनों सदनों को में अपना संसद में अभिभाषण देते हैं। जब भी लोकसभा प्रथम बार निर्वाचित होकर के आती है उसकी प्रथम बैठक में, और उसके अलावा भी प्रत्येक जब सत्र प्रारंभ होता है उस समय राष्ट्रपति का अभिभाषण। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है सदनों को संदेश भेजने के साथ ही राष्ट्रपति सदनों के द्वारा किए गए कार्य यानी विधायी प्रक्रिया जो संसद की है, कानून बनाने की प्रक्रिया जो संसद की है, उस कार्य को पूर्णता प्रदान करते हैं। कल हमने इस पर चर्चा किया था कि भारत के राष्ट्रपति के बिना भारत का विधायिका, संघीय विधायिका पूरी नहीं होती है। आमतौर पर हम लोकसभा और राज्यसभा को ही संसद कहते हैं, लेकिन संवैधानिक रूप से लोकसभा और राज्यसभा के साथ राष्ट्रपति को भी शामिल किया जाता है। अर्थात राष्ट्रपति हमारी संघीय विधायिका का थर्ड चैम्बर माना जाता है और विधायिका के समस्त कार्य राष्ट्रपति की सहमति से ही पूरे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विधायिका जब कानून बनाती हैं
उस कानून की स्थिति तब तक मान्य नहीं है जब तक राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति प्रदान नहीं कर देते हैं। अंग्रेजी में अधिनियम बिल कहते हैं और वह कानून जब बनता है तो उसको एक्ट कहते हैं। तो एक्ट जब बनता है जब उस पर राष्ट्रपति का एक्सेप्टेंस आ जाता है। संसद का कार्य बिल के रूप में होता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति से वो एक्ट में कन्वर्ट कानून के रूप में बदलता है। तो ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण विधायी अधिकार राष्ट्रपति का है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है सदनों में कुछ सदस्यों का मनोनयन करते हैं, मनोनीत करते हैं। कुल मिला के संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के द्वारा 14 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। 2 सदस्य लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के होते हैं, 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। जो समाज में विशेष कार्य करने वाले, सामाजिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, वैज्ञानिक क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य करने वाले व्यक्ति, जो महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी राज्य में होती है, देश में होती है, उनको पहचान देने के लिए और उनकी सेवाओं का लाभ जो है राष्ट्र को देने के लिए ये व्यवस्था संभवतः संविधान निर्माताओं ने रखी। यहाँ पर राष्ट्रपति 14 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। ये भी राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विधायी शक्ति राष्ट्रपति की, जिसका जिक्र हमने कल भी किया था, वो है अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अध्यादेश का प्रभाव कानून के समान होता है और जब संसद सत्र में नहीं होता है, क्योंकि हमारी व्यवस्था में शासन के तीनों अंग, लोकसभा शासन के तीनों अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, कानून के अस्तित्व के बिना कार्य नहीं कर सकती है। कार्यपालिका को काम करने के लिए कानूनों की आवश्यकता होती है, स्वयं विधायिका को कानून बनाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, जो कि सर्वोच्च श्रेणी का कानून है, और स्वयं न्यायपालिका को न्यायिक कार्य करने के लिए भी कानून की आवश्यकता होती है। इस नाते हम कह सकते हैं कि शासन का कोई भी अंग बिना कानून के कार्य नहीं कर सकता है। जब तात्कालिक परिस्थितियों में किसी मुद्दे पर सरकार को या कार्यपालिका को कार्य करने के लिए कानून मौजूद नहीं हो, ऐसी परिस्थितियों में संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्तियां प्रदान की हैं और इन शक्तियों के तहत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करते हैं। कार्यपालिका उस अध्यादेश का कानून के समान प्रयोग करते हुए उसके अधीन कार्य करती है। इसकी कुछ परिस्थितियां बनती हैं जिनको सरकार को मानना आवश्यक होता है। अध्यादेश आज जारी होने के बाद जब भी संसद बैठता है, बैठक की प्रथम तिथि से लगाकर 6 सप्ताह के भीतर अध्यादेश को संसद के सामने लाना पड़ता है। अगर संसद उसको स्वीकार कर लेती है तो वह आगे कानून की भांति लागू हो जाता है, अस्वीकार कर देती है तो वो रद्द हो जाता है। लेकिन उसके तहत किए गए अब तक सभी कार्य वैध मान लिए जाते हैं। और एक व्यवस्था ये भी हो सकती है कि सरकार स्वेच्छा से उस अध्यादेश को संसद के सामने नहीं लाएं, तो बैठक शुरू होने की प्रथम तिथि से लगाकर 6 सप्ताह के भीतर उस अध्यादेश को जारी रखा जाता है। अंतिम दिन उस अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है, शून्य हो जाता है, लेकिन उसके अधीन किए गए अब तक के सभी कार्य वैध मान लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण विधायी अधिकार राष्ट्रपति का है। राष्ट्रपति जो है संसद के सत्रों को आहूत करते हैं, स्थगित करते हैं और सत्रावशित भी करते हैं। सदनों को, जो सदनों के सत्र हैं, संसद को बुलाने का काम, आहूत करने का काम, उनको सत्रों को स्थगित करने का काम, एडजॉर्न करने का काम और सत्रावसित करने का, प्रोरोगेट करने का काम भी राष्ट्रपति का है। यानी कि संसद को बुलाना, संसद के सत्रों को बीच में रोकना और सदन की पूर्ण समाप्ति की घोषणा, ये सभी अधिकार राष्ट्रपति के माने गए हैं और इनकी घोषणा राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। इसके अलावा जब सामान्य रूप से लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का पूरा हो जाता है, उस समय लोकसभा के विघटन की घोषणा भी राष्ट्रपति का अधिकार है। यानी कि राष्ट्रपति के अधिकार से लोकसभा का विघटन किया जाता है। इसके अलावा कई बार जब राजनीतिक परिस्थितियों में उलटफेर हो जाते हैं या कोई विशेष राजनीतिक परिस्थिति बन जाती है और जब देश को मध्यावधि चुनाव में जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में लोकसभा का विघटन भी राष्ट्रपति के आदेश से ही होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण अधिकार और शक्तियाँ राष्ट्रपति की विधायी क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाती है। इसके अलावा हम और आगे चर्चा करेंगे वित्तीय क्षेत्र। वित्तीय क्षेत्र में राष्ट्रपति की शक्तियां। वित्त का क्षेत्र हमारी संवैधानिक प्रक्रिया में इस संपूर्ण प्रक्रिया को बजट कहा गया है। हालांकि स्पष्ट शब्दों में बजट शब्द का प्रयोग संविधान नहीं करता है और संविधान में जो शब्द प्रयोग में लाया गया है वो इस प्रकार से हैं। इसको
संपूर्ण वार्षिक वित्तीय विवरण नाम दिया गया है संविधान में। बजट हमारी आम बोलचाल का शब्द है और संवैधानिक शब्दावली में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, संपूर्ण वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसमें भारत सरकार के पूरे वर्ष के, पूरे वित्तीय वर्ष के आर्थिक कार्यों का लेखा जोखा होता है। सरकार को कितने आगम होने हैं, कितनी प्राप्तियां होनी हैं, उनका खर्च किस प्रकार से किया जाना है, किस किस मद में किया जाना है, कमी है तो पैसा कहाँ से जुटाया जाना है, अगर सरप्लस है तो उसको किस प्रकार से खर्च किया जाना है। ये संपूर्ण पूरी प्रक्रिया का नाम ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और हमारे सामान्य बोलचाल की भाषा में इसको बजट कहा गया है। तो संविधान के तहत राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियों में ये जो प्रक्रिया संविधान निर्धारित करता है वो सारी की सारी संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति का अधिकार और कर्तव्य दोनों ही माना गया है। राष्ट्रपति बजट बनवाना, के द्वारा बजट तैयार करवाना, बजट को सदनों में प्रस्तुत करवाना, सदनों से पारित करवाना और उसको लागू करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया राष्ट्रपति का अधिकार और दायित्व दोनों ही मानी गई है। राष्ट्रपति का कार्य भी है, राष्ट्रपति की शक्ति भी है। अब चूंकि राष्ट्रपति एक अकेले व्यक्ति है तो वो संपूर्ण प्रक्रिया नहीं करते हैं। राष्ट्रपति के अधीनस्थ जितना भी सरकारी अमला है, प्रशासनिक जो अमला है, वो सब के सब मिलकर के इस कार्रवाई को पूर्ण रूप से अंजाम देते हैं। और आमतौर पर जो है वर्ष के, वित्तीय वर्ष के अंतिम दिनों में, अंतिम महीनों में जो है बजट प्रस्तुत किया जाता है और सदनों में उस पर चर्चा होती है और सदन उसको पारित करते हैं। उसमें कटौती प्रस्ताव भी जहाँ तक होते हैं विपक्ष के द्वारा लाए जाते हैं या नई बातें उसमें जोड़ने के प्रस्ताव भी होते हैं और संपूर्ण प्रक्रिया विनियोग विधेयक के माध्यम से लागू कर दी जाती है और अंतिम रूपेण संसद बजट को पारित कर देता है। अब ये संपूर्ण कार्य भारत के वित्त मंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति की ओर से वित्त मंत्री या अन्य मंत्रियों के द्वारा ये किया जा सकता है, जो सामान्यतः वित्त मंत्री करते हैं। और इसमें संपूर्ण मंत्री परिषद का सहयोग होता है, संपूर्ण प्रशासनिक अधिकरणों का, अधिकारियों का सहयोग होता है और ये प्रक्रिया राउंड द ईयर चलती है और संपूर्ण प्रक्रिया को एकजाई करके उसको बजट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये सभी अधिकार, इसके अलावा भारत की जो संचित निधि होती है वो राष्ट्रपति के व्ययाधीन मानी जाती है। भारत सरकार के मुख्य रूप से भारत के राजकोष के 3 अकाउंट्स होते हैं, 3 निधियां होती हैं। हिंदी में हम कहें तो निधि और अंग्रेजी में कहें तो अकाउंट्स। सामान्य बोलचाल की भाषा में हम राजकोष या राज खजाना भी इसको कह सकते हैं। वो 3 भागों में विभाजित होता है, एक संचित निधि, एक आकस्मिक निधि और एक लोक लेखा, पब्लिक अकाउंट्स, कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट। भारत सरकार का, भारत राज्य का संपूर्ण राजकोष इन 3 खातों में, 3 निधियों में विभाजित होता है। तो इनमें से एक जो संचित निधि है वो राष्ट्रपति के व्ययाधीन मानी जाती हैं और उससे राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि वो उसमें से खर्च कर सके। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण वित्तीय शक्ति राष्ट्रपति की संविधान के द्वारा दी गई है। हालांकि यहाँ भी राष्ट्रपति की संवैधानिक, मात्र संवैधानिक हैसियत है। ये संपूर्ण शक्तियाँ, संपूर्ण कार्य राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के द्वारा ही पूरा किया जाता है। इसके अलावा सैन्य शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के अनुसार, आर्टिकल 53, भारत के सर्वोच्च रक्षा बलों का समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। भारत के सर्वोच्च रक्षा बल या संविधान में संघीय रक्षा बल भी इनको कहा गया है, संघीय रक्षा बल, इनका समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा। जिसको साधारण शब्दावली में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भारत के 3 प्रमुख सेना बलों के सर्वेसर्वा है, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडिया है। भारत के सर्वोच्च सेनाध्यक्ष हैं, भारत के सर्वोच्च कमांडर है राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53 इस बात को स्पष्ट रूप से व्याख्यायित करता है कि संघ के सर्वोच्च रक्षा बलों का समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा, जिसको हम साधारण शब्दावली में यूँ कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च कमांडर हैं, भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च मुखिया हैं, जल थल और नभ के सेनाओं के मुखिया हैं। और ये बात आप साधारण रूप से देखते भी होंगे, कई बार जब हमारे
राष्ट्रीय पर्वों पर रक्षा बलों की परेड होती है तो राष्ट्रपति ही सलामी गार्ड ऑफ ऑनर लेते हैं। और जब भी रक्षा बलों के मुखिया जो कमांडर होते हैं, आर्मी चीफ होते हैं, नेवी चीफ होते हैं या आपके एयरफोर्स के चीफ होते हैं, वो जब भी राष्ट्रपति को मिलते हैं तो उनको गार्ड ऑफ सलामी सैल्यूट करते हैं। तो इसका तात्पर्य यही है कि राष्ट्रपति की जो संवैधानिक हैसियत है वो सर्वोच्च सेनाध्यक्ष की है। अब इसके बड़े व्यापक प्रभाव हैं, सर्वोच्च सेनाध्यक्ष की हैं। इसके अर्थ ये है कि वो केवल मात्र सलामी लेने वाले ही व्यक्ति नहीं हैं। जब भी रक्षा बलों का डिप्लॉयमेंट होना है, जब भी रक्षा बलों के मूवमेंट होने हैं, और या साधारण भाषा में हम कहें कि राष्ट्रपति जब भी युद्ध की परिस्थितियां मौजूद हों या भारत की सीमाओं पर कोई खतरा मौजूद हो या युद्ध की घोषणा की जानी हो तो उसका समादेश राष्ट्रपति के में ही निहित होगा। अर्थात साधारण शब्दों में हम यूँ कहें कि उसका आदेश राष्ट्रपति ही जारी करेंगे। युद्ध की घोषणा राष्ट्रपति के आदेश से जारी होंगी, शांति प्रस्ताव भी राष्ट्रपति के आदेश से होंगे, या जो भी प्रस्ताव इस मामले में होगा वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाएगा। समादेश एक विस्तृत शब्द है जिसमें ये सारी प्रक्रिया शामिल की गई हैं। तो ये राष्ट्रपति की मुख्य सैनिक शक्तियां हैं। इसके अलावा एक और मुख्य शक्ति इनकी है, वो है क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति। क्षमादान की शक्ति। क्षमादान, जैसा कि शब्द से हम समझ रहे हैं, राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार, क्षमादान, राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं। और इन क्षमादान की शक्तियों में राष्ट्रपति को विस्तृत शक्तियां दी गई हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां बिना किसी विवाद के, बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को जिस पर कोई चार्ज लगा हो उसको क्षमा कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा कानूनी प्रावधानों की बात आ जाती है। राष्ट्रपति को हमारे दंड संहिता के कानूनों में, CRPC अपन संक्षेप में कह रहे हैं, उसका सेक्शन, हालांकि ये यहाँ पर संवैधानिक नहीं है, ये कानूनी बात है, संविधान में शामिल नहीं है। सेक्शन 333 और 334 यहाँ पर राष्ट्रपति को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है कहा गया है। और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होने के नाते राष्ट्रपति ऐसे क्षमादान की शक्तियां प्रयोग में लाता है। अनुच्छेद 72 का इलोबरेशन हमें यहाँ पर दिखाई देता है, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी भी प्रक्रम में, सामान्य प्रक्रिया में ऐसा होता है कि किसी अपराधी पर राज्य के द्वारा, पुलिस के द्वारा चार्ज लाया जाता है, उसका कोर्ट में अंडर ट्रायल होता है और अंडर ट्रायल की प्रोसेस पूरी होने के बाद में कोर्ट के द्वारा उसको फाइनल जो है दंडादेश सुनाया जाता है, उसके बाद में उसको सज़ा होती है। ये सामान्य प्रक्रिया है और ये अपराध के प्रक्रम और सज़ा के ट्रायल के प्रक्रम है। लेकिन राष्ट्रपति जो है सभी प्रक्रमों पर उसको क्षमा करने का अधिकार रखते हैं, चाहे उस पर चार्ज लगाया ही गया हो, चाहे वह अंडर ट्रायल हो, चाहे उसको फाइनल जो है उसका पनिशमेंट मिल चुका हो। और ये राष्ट्रपति की शक्ति यहाँ पर अत्यंत विस्तृत है, जिस पर न तो संविधान के अन्य प्रावधान लागू होते हैं और न ही अन्य कानूनी प्रावधान लागू होते हैं। संसद जो भी कानून बनाए तो उससे इतर राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करते हैं और वह अपने आप में एब्सोल्यूट प्रयोग करने वाला पावर राष्ट्रपति को यहाँ पर है, जिसका बहुत बड़ा इलोबरेशन हमारे सर्वोच्च न्यायालय ने कई मुकदमों में किया है कि राष्ट्रपति ने किसी को क्षमादान दिया है तो सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं स्वीकार किया है कि दिया है तो क्यों दिया है और नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया। इस पर विचार करना, यानी कि मामले के मेरिट और डिमेरिट पर जाना हमारा काम नहीं है। अर्थात सर्वोच्च न्यायालय स्वयं स्वीकार करता है कि न्यायालय के अधिकार शक्तियों से परे राष्ट्रपति शक्ति का प्रयोग करेंगे। ये महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति की है। यहाँ पर राष्ट्रपति मृत्यु दंडादेश प्राप्त व्यक्ति को भी जो है सजा याफ्ता मुजरिम को भी, मृत्यु दंडादेश प्राप्त व्यक्ति को भी उसका प्रविलंबन कर सकते हैं, उसका परिहार कर सकते हैं, उसका निलंबन कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं, उसको पूरा सज़ा को माफ़ कर सकते हैं या उसकी अवधि को घटा सकते हैं या उसको बदल भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी को डेथ पनिशमेंट मिला हो तो उसको जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में भी बदला जा सकता है। ये राष्ट्रपति का विवेक है, उनका अधिकार है और वो बिल्कुल एब्सोल्यूट अधिकार है। हालांकि यहाँ पर भी हमें ये समझना होगा कि ये अधिकार भी राष्ट्रपति एब्सोल्यूटली प्रयोग में नहीं लाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय और केंद्रीय कैबिनेट की सलाह के अनुसार ही सामान्यतः इसका प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है।
और यहाँ तक कि राष्ट्रपति का ये जो अधिकार है वो सैन्य बलों के न्यायालय द्वारा सजायाफ्ता मुजरिमों पर भी लागू होता है। यानी कि किसी प्रकार की कोई बिना कानूनी बारीकी का पालन किए राष्ट्रपति इस अधिकार का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण अधिकार और महत्वपूर्ण शक्ति, अब इसका जो आधार है वो ये है क्योंकि राष्ट्रपति जो है संघ के मुखिया है, संघ के सर्वोच्च कार्यपालक हैं, इस नाते उनको सब बातों से ऊपर हटा करके ये अधिकार दिया गया है। एक इस अधिकार और शक्तियों की कड़ी में जैसा कि हमने देखा कि राष्ट्रपति विधायिका के भी महत्वपूर्ण अंग हैं, क्योंकि राष्ट्रपति के साथ ही विधायिका को पूर्णता प्राप्त होती है, विधायिका की पूर्णता राष्ट्रपति के बिना नहीं है। उसी प्रकार आगे हम चर्चा करेंगे कि न्यायपालिका की पूर्णता भी राष्ट्रपति के बिना नहीं है। उसका एक महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर आर्टिकल 72 आपको स्पष्ट करता है, जिसमें राष्ट्रपति को क्षमादान का विस्तृत अधिकार दिया गया है।